हेलो फ्रेंड्स, तो कल अपना हो गया था पार्ट 1। इसमें कहाँ तक हो गया था? एक तो मृदा एक परिभाषा, दोनों जोपे मार्मट के अनुसार और बकमैन रेड्डी के अनुसार। ठीक है, एक अपना हो गया था मृदा की शाखाएं, पेडोलॉजी और एपोलॉजी। इसके अलावा मृदा के कार्य, मतलब मृदा क्या क्या काम आती है। ठीक है, और मृदा के अवयव आप लोगों ने इन्हें अच्छे से देख लिया होगा। इसके अलावा एक बार और बता देता हूं, मृदा मृदा कौन सी भाषा शब्द है? लैटिन। ठीक है, और लैटिन में किससे लिया गया? ये सोलम से। और सोलम का मतलब क्या होता है? फर्श। तो अपने जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी फर्श होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मृदा। ठीक है, जोफे मार्मट सर ने इसकी एक परिभाषा दी थी। क्या थी वो परिभाषा? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। मतलब जो चट्टानें होती है ना, चट्टानों पर ताप और दाब लगेंगे, इसके प्रभाव से क्या होती है? मिट्टी किसमें टूटती है? पहले पेट्रिक पदार्थों में, मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उनमें, और उसके बाद उनसे क्या बनती है? फिर मिट्टी। ये और फिर क्या बोला था? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है तथा इसकी विभिन्न गहराई पर जाने पर हमें अलग अलग आकार, आकृति, रंग, इनके विभिन्न गुणों वाले क्या मिलते हैं? अनेक संस्तर मिलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा थी जोफे मार्मट की। इसके अलावा बकमैन रेड्डी सर ने एक परिभाषा दी थी। वो क्या थी? वो थी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि विच्छेदित एवं अपक्षयी खनिज व कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से बने पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण के रूप में एक परिच्छेदिका के रूप में अपने को प्राप्त होती है। परिच्छेदिका मतलब समझते हो? जैसे मान लो ये अपने पृथ्वी को ऊपरी सतह है ना, अगर यहाँ से अपन नीचे जाएंगे तो अपने को अलग अलग कलर, ये मिट्टी का अलग अलग कलर होता है, इसमें अनेक परतें होती है अलग अलग। तो इन परतों को अपन क्या बोलते हैं? मृदा के संस्तर। आगे बढ़ेंगे पूरी प्रॉपर उसमें आएंगे, और इसको पूरे एक साथ मिला के बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या हुआ था? मृदा की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं थी मिट्टी की? मृदा की पेडोलॉजी और एडिपोलॉजी। पेडोलॉजी क्या कहती है? पेडोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करेंगे? मतलब पेडोलॉजी में करेंगे अपन मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण। मतलब एक तो मृदा की उत्पत्ति मतलब मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, वर्गीकरण मतलब मृदा को किस हिसाब से बांटा गया है, रंग के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, जितने भी आधार पर अपन ने मृदा को बांटा है उसे क्या कहेंगे? मृदा का वर्गीकरण। और वितरण मतलब किस एरिया वाइज, जो जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी फैली हुई है ना, इसका अध्ययन। तो क्या हो गया? मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण। इन तीनों का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? पेडोलॉजी में। और मृदा का पादप से संबंध के आधार में यदि अपन अध्ययन करते हैं तो वो किस शाखा में करेंगे? एडिपोलॉजी में। ठीक है, अच्छा पौधे को क्या चाहिए होता है मिट्टी से? मृदा के कार्य क्या है? कोई जो पौधा होता है ना उसको मिट्टी से क्या चाहिए होता है? तो सबसे पहली बात एक तो जल। अरे जो पौधा जल ग्रहण करता है मिट्टी से ही करता है। पोषक तत्व मिट्टी से लेता है। इसके अलावा उसको यांत्रिक आधार, मतलब जो सहारा चाहिए होता है, पौधा खड़ा किस पे रहता है? मिट्टी पे रहता है ना। और इसके अलावा ऑक्सीजन और सूर्य से आने वाले ऊष्मा, ये सब पौधा कहां से प्राप्त करता है? मिट्टी से। तो मृदा के कार्य हो गए। ठीक है, और लास्ट में था मृदा के अवयव मतलब जैसे मैंने हाथ में अगर आपने मिट्टी ली ना, ये जो कोई भी मिट्टी है तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, किन किन चीजों से मिलकर मिट्टी बनी है, वो कहलाते हैं मृदा के अवयव। तो मिट्टी में 50% क्या होता है? रंध्रावकाश, और 50% क्या होता है? ठोस और रंध्रावकाश। ठीक है, तो इसमें भी 25% का क्या होगा? जल, और 25% क्या होगी? वायु। ठीक है, और 45%
खनिज पदार्थ और 5% अपने कार्बनिक पदार्थ। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है चीजें। तो अब आज बात करेंगे मृदा के अवयवों की। देखना, तो मृदा में सबसे पहले क्या पाया जाता है? मृदा के अवयव 50% तो क्या मिलेगा मृदा में? ठोस भाग, और 50% क्या होगा? रंध्रावकाश। रंध्रावकाश मतलब मृदा जल और मृदा वायु। ये चीज से ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। %50 ठोस और 50% रंध्रावकाश। अच्छा, ठोस कितने भागों का मिलेगा? कितने भागों से मिलकर बना होगा? ठोस में 45% तो क्या होंगे? खनिज, और 5% क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, रंध्रावकाश में 25% तो मृदा जल और 25% वायु। ठीक है, इनसे संबंधित एक नियम भी मैंने आपको बताया था, आपको पता हो, यदि इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो क्या पौधा वृद्धि कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए वो क्या कहते हैं अपन? न्यूनता का सिद्धांत नहीं दिया था ये जैविक लिविंग में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अच्छा, एक बार बताओ, खनिज कहां से है? अरे खनिज अगर मान लो मिट्टी में खनिज मिल रहे, कहां से मिल रहे हैं? चट्टानों से। अरे मृदा निर्माण किससे होता है? चट्टानों से होता है ना। तो चट्टानों में क्या मिलता है? खनिज। तो खनिज पदार्थ तो वहां से है। कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लो कोई मिट्टी है, जैसे कोई भी मिट्टी अपने खेत है, खेत में कोई भी खरपतवार का बीज है, ये जो उग जाता है, तो कई सब क्या करेंगे फिर? कार्बनिक पदार्थ। और सड़ने के बाद क्या कहलाते हैं? सड़ने से पहले बाद में लगे वो क्या कहलाते हैं? सब कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और जल हो गए तो नॉर्मली आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये मृदा में 50% तो ठोस मिलेंगे और 50% रंध्रावकाश मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, मृदा में वायु कितनी मिलती है? अगर मृदा वायु की बात करूं तो जैसे वायुमंडल है, जैसे मान लो, ठीक है, वायुमंडल और इधर मृदा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? ठीक है, ऑक्सीजन और इधर और ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पे 20.6%। देखो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या रखना है कि मिट्टी में मृदा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल से कम मिलती है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी मिलती है? 0.03%। ठीक है, कितनी मिलेगी? 0.03%। और मृदा में कितनी मिलेगी? 0.3%। तो ध्यान रखना बच्चों, ये सबसे बड़ी बात कि मिट्टी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी मिलती है? वायुमंडल से अधिक मिलती है। और कितनी ज्यादा मिलती है? 10 गुना ज्यादा। अरे तुम्हें ये ज्यादा तो नहीं लग रहा कहीं? ये कम है, ज्यादा कौन सा है? 0.3%। तो ये है इससे 10 गुना ज्यादा है। तो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कितनी गुना अधिक पाई जाती है? 10 गुना अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्यों मिलेगी? अच्छा, एक बात बताओ, क्यों मिलेगी मिट्टी में ज्यादा? क्यों? बाकी दोनों तो कम है, लेकिन CO2 इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों पाई जा रही है? क्यों बताओ? एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या बोल रहा हूं, जितने भी ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब इनका अपघटन होता है, अपघटन का मतलब ये सड़ते हैं ना, जैसे गोबर है, गोबर आपने डाला तो गोबर से खाद बनती है ना, तो सड़ने की क्रिया होती है। तो कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? CO2। ठीक है, जितने भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है ज्यादा, कौन सी गैस निकलती है? CO2।
अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कोई भी पौधा है, जैसे मान लो ये उनका पौधा है, ये अपने खेत में गेहूं का पौधा लगा हुआ है, ठीक है। आपने सभी ने देखा होगा पौधे को, अगर अपन जब फसल को काटते हैं तो फसल को कहां से काटते हैं अपन? यहीं से काटते हैं। अरे यहीं से काटते हैं फसल को, तो ये तो जड़ें तो वही रहती है। अब एक बात तो ये मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर क्या रहेगी? जड़ें तो वही रहेगी ना। अरे भाई जड़ें तो खेत में रहेगी, और ये क्या है भी जड़ें जिस सजीव है ना, तो सजीव का कोई भी अवशेष क्या कहलाएगा? ये कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ। सीधी सी बात है, जब जड़ें में रहती है क्या कार्बनिक पदार्थ, और मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव जब इनका अपघटन करेंगे, इनको सड़ाएंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो इस वजह से मिट्टी में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और उन कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो इस वजह से अपने मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। कितनी ज्यादा मिलेगी? 10 गुना ज्यादा, ठीक है। तो CO2 वायुमंडल में, इसमें मृदा में कितनी मिलेगी? 0.3%। अच्छा एक बात बताओ, परसेंट को अगर अपन ppm में बदले तो क्या करना पड़ेगा? तो परसेंट में ना, अगर इसको बोलो तो ppm में बताओ, तो ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना परसेंट दिया हुआ है उसको 1000 से गुणा कर देना, ठीक है। तो कितना ppm हो जाएगा? ये 3000, ठीक है। सॉरी 10,000 से गुणा करना है इसको, तो ये अब देखिए 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या नजर आई यहाँ पे कि मृदा में CO2 की मात्रा क्यों ज्यादा पाई जाती है? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ यहाँ रहेगा, जब ये सड़ेगा तो CO2 गैस निकलेगी, इस वजह से मिट्टी में CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो आया था 2016 में कि मृदा में CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.3%। और ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे 2018 में जेट में कि मृदा अगर ppm में बोलेंगे तो ppm कितना आएगा? 3000 ppm पार्ट पर मिलियन, अलग है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ मृदा और अवमृदा, इनमें अंतर बताना है। पहले ये जानना जरूरी है पृष्ठ मृदा क्या होती है और अवमृदा क्या होती है। जैसे मान लो अपन यहाँ पे ये सरफेस कोई पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अगर कोई जिस मान लो अपन यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह, और जो अपन जिस सतह पे खड़े हुए ना, तो यहाँ से 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक, कितनी? 0 से लेकर और 15 सेंटीमीटर की गहराई तक, ये 0 से और 15 सेंटीमीटर की गहराई तक ये जो मिट्टी मिलेगी अपने को, ये वाली, ये तो है पृष्ठ मृदा, और इसके नीचे जो मिट्टी होगी वो क्या रहेगी? अवमृदा, ठीक है बच्चों। भूमि की सतह से लेकर 0 से लेकर और 15 सेंटीमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली मृदा तो कहलाती है अपनी पृष्ठ मृदा या फिर सरफेस सॉइल, और इसके नीचे की मिट्टी क्या कहलाती है? अवमृदा, ठीक है। आपको इनमें अंतर बताना है, सबसे बड़ी बात। अच्छा एक बात याद रखना, अपन जितने भी कृषि कार्य करते हैं, जैसे मान लो हल वगैरह चलाना हो गया, कोई भी खेती काम करेंगे, किसमें करेंगे? सिर्फ पृष्ठ मृदा में, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना। अब समझे क्या होती है पृष्ठ मृदा और अवमृदा, इनमें अंतर बताना है। पृष्ठ मृदा मतलब भूमि की सतह से लेकर 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाएगी? पृष्ठ मृदा, और उससे नीचे की मिट्टी क्या कहलाएगी? अवमृदा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये कोई भी अपन कोई भी पौधा है, ये देखो कोई भी पौधा है, ठीक है, अपन इसको कहां से काटते हैं? यहीं से काटते हैं ना, वही बात। तो इसकी जड़ें तो यहीं रहती है, जड़ें तो ऊपर सब भूमि सतह पर रहती है, मतलब भूमि पे रहती है। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था
जितने भी अपन कृषि कार्य करेंगे पेड़ पौधे की जड़ें कहां तक जाए रहती है, सिर्फ पृष्ठ मृदा तक और उसके नीचे अवमृदा तक नीचे होती है। तो ध्यान रखना पृष्ठ मृदा तक के जितने भी पेड़ पौधे की जड़ें जाए रहती है, तो ये सब क्या है भी कार्बनिक पदार्थ। तो ध्यान रखना कार्बनिक पदार्थ कहां पे ज्यादा मिलेंगे अपने को, पृष्ठ मृदा में या फिर अवमृदा में, पृष्ठ मृदा में मिलेंगे ना। तो ध्यान रखना इसमें पहला पॉइंट क्या बन जाता है अपना, कार्बनिक पदार्थ अधिक। अरे मिलेंगे इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक, क्यों? क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे की जड़ें वगैरह वो कहां पे रहती है, बस पृष्ठ मृदा में, इसलिए इसमें क्या होता है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसमें कम। तो एक अंतर तो ये हो गया भाई, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा मिलेगी और इसमें कम मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाली मिट्टी में वायु का संचार अधिक होगा या नीचे वाली में? अरे जिस मान लो भूमि की सतह है ना, ये वापस से ले लेते हैं अपने यहाँ, भूमि की ऊपरी सतह पे ज्यादा वायु का संचार होगा या नीचे वाली में? सीधी सी बात है, ऊपर वाले में ज्यादा वायु का संचार होगा। तो ध्यान रखना वायु का संचार अधिक इसमें क्या होगा, वायु का संचार अधिक होगा और इसमें कम, ठीक है। अब दो अंतर हो गए अपने पास, इसमें वायु का संचार मतलब वायु जो गुजरते हैं ऊपर आराम से, नीचे तो बहुत कम बाउंस पाएगी ना वायु। तो ध्यान रखना वायु का संचार किसमें अधिक होता है, पृष्ठ मृदा में और अवमृदा में कम होगा। अब एक बात बताओ, ये मिट्टी है इसमें वायु का संचार भी अधिक है और कार्बनिक पदार्थ भी अधिक है। तो एक बात बताओ, सूक्ष्म जीव जो होंगे, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, उसका विच्छेदन करके उनको सड़ाते हैं ना। तो किसकी उपस्थिति में सड़ाते हो, ये अपघटन जो होता है कार्बनिक पदार्थों का किसकी उपस्थिति में होता है, वायु की अपेक्षा में, वायु की उपस्थिति में। अब एक बात बताओ, जहां पे वायु ज्यादा है वहां पे विच्छेदन की क्रिया भी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कहां पे दिखेगी, पृष्ठ मृदा में। सूक्ष्म जीवों की संख्या व क्रियाशीलता अधिक होती है, क्यों होगी, इसमें कम होगी। एक बात बताओ, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या पहले ज्यादा क्यों होगी, संख्या क्यों, क्योंकि इसमें वायु संचार अधिक है। तो सूक्ष्म जीवों में एक सजीव होते हैं ना, सजीवों को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वायु जब बड़े मिल रहे तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीवों की संख्या होगी और ज्यादा मात्रा में अगर संख्या है तो फिर वो क्रियाशील भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ भी अधिक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, सूक्ष्म जीवों की जब क्रियाशीलता अधिक है तो क्या होगी, यहाँ पे संख्या और क्रियाशीलता इसमें ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा बढ़िया तो वायु का संचार हो रहा है, मतलब वायु आराम से बढ़िया अच्छी मात्रा में वायु का संचार हो रहा है, ज्यादा मात्रा में वायु और कार्बनिक पदार्थ भी ज्यादा मिल रहे हैं। इस वजह से इसमें क्या होगी, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता भी अधिक होगी। अरे जब कार्बनिक पदार्थ की क्रियाशीलता तो बढ़ेगी ना, उसको क्रियाशील मतलब क्या क्या हम करते हैं सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने का। तो इसमें अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ बहुत कम है नीचे वाले मृदा में, इस वजह से इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, मृदा में कम होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अधिक उपजाऊ कौन सी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपन खेती करते हैं ना उसमें नीचे की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है ऊपर की, मतलब पृष्ठ मृदा ज्यादा जो 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई वाली है ये ज्यादा उपजाऊ होती है, उसके नीचे की मिट्टी। बताओ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो ये कोई भी है ना, इसमें पौधा होगा वही वापस से वही सिचुएशन है, इसकी जड़ें, ये जड़ें भी क्या है, पेड़ पौधों की जड़ें के लिए कार्बनिक पदार्थ, क्या है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ। तो एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ, ध्यान रखना, एक होता है कार्बन, पेड़ पौधों की जड़ें वगैरह सब कुछ क्या है अपने लिए कार्बनिक पदार्थ। और जब ये कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा इनको सड़ाकर इनसे जो बनने वाला पदार्थ वो क्या कहलाता है अपने लिए, ह्यूमस। क्या कहलाता है, ह्यूमस। तो ध्यान रखना कार्बनिक पदार्थ हो गए पहले तो, और फिर उससे सड़ा करके बनाया जाएगा ह्यूमस। तो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपने लिए ज्यादा लाभदायक है कार्बनिक पदार्थ या फिर ह्यूमस, ह्यूमस। अरे एक बात बताओ, जैसे मानो अगर अपन ने कोई पौधा है और उसके ऊपर अपन गोबर डाल देते हैं
तो अपने लिए ज्यादा अपन एक बार तो खेत में गोबर डालते हैं या फिर उससे गोबर की खाद डालते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालते हैं ना। क्यों? क्योंकि जहां तक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन मतलब विच्छेदन नहीं होता सूक्ष्म जीवों द्वारा और उनसे क्या ह्यूमस नहीं बनती, जब तक वो अपने लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है पहले। जब वो अच्छी प्रकार से सड़ा दिए जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत उनमें के पोषक तत्वों की बहुत अच्छी मात्रा हो जाती है। तो चीज ध्यान रखना, जहां तक भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होकर उनसे क्या नहीं बनेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, जहां तक अपने लिए कोई लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अब इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ, अब ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है तो ये सड़ा कर इसमें क्या होगा, ह्यूमस भी ज्यादा मात्रा में होगा। अरे होगा ना भाई, ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है तो ये सड़ेगी तो इनसे ह्यूमस बनेगा, तो ह्यूमस भी ज्यादा मात्रा में, तो ह्यूमस है तो ये क्या अपने लिए अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, और ये क्या होगी, जब इसमें कार्बनिक पदार्थ कम है तो ये भी क्या होगी, कम उपजाऊ होगी। तो ये 4-5 पॉइंट होगी, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, अपने पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर कितने, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा मिलेगी ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधे की जड़ें वहां पे ज्यादा रहती है, इसमें क्या होगी, अवमृदा में कम। वायु संचार अधिक होगा, वायु संचार ज्यादा है तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी और अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, और इसका रंग कैसा होगा भाई, इसमें क्या बन रहा है, अधिक उपजाऊ है, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो रहा है तो इससे क्या बन रहा है, ह्यूमस, और ह्यूमस किस रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का। कैसा? तो इस मिट्टी का कलर भी कैसा हो जाएगा, गहरा भूरा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, हल्का भूरा। ठीक है, तो ये पूरे अंतर याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर बताइए। तो वो ऐसा नहीं कि 0 से 15 सेंटीमीटर ऊपर की पृष्ठ मृदा और उसके नीचे अवमृदा, इतना सा नहीं लिखना, बस वो लिखना है। उसके अलावा ये भी अंतर लिखना है आपको, इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मिलेंगे, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी, वायु संचार अच्छा होगा और अधिक उपजाऊ होगी और इसका रंग गहरा होगा। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने मृदा परिच्छेद का। सोइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका, इससे क्या समझते हो? अब पहले आई थी ना अपने बात, वो जो बकमैन और ब्रेडी ने जो डेफिनेशन दी थी मृदा की परिभाषा बताई थी, उसमें आया था उन्होंने परिच्छेदिका का नाम आया था। क्या होती है परिच्छेदिका? इसको बताने से पहले आप एक बात ध्यान रख लेना, जैसे मान लो बारिश होती है, ठीक है, बारिश होगी तो पानी नीचे जाता है ना। जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो पानी नीचे जाता है, तो पानी नीचे जाता है तो अपने साथ क्या है, किसको लेके जाता है, ये पोषक तत्व को, किसको, ये अपने साथ नीचे पोषक तत्व भी लेके जाता है पानी के साथ। तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निक्षालन। क्या बोलते हैं, निक्षालन। ये चीजें बताना, जब बारिश के दौरान या फिर दूसरे कोई भी कारण जब पानी के साथ घुलकर पोषक तत्व भूमि की सतह से नीचे जाते हैं, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निक्षालन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ था,
मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या है, अपने पास सिंपल मिट्टी है, जैसे मान लो ये सिंपल मिट्टी है अपने पास, भूमि की सबसे ऊपरी सतह कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है। चलो एक बात बताओ, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? सबसे पहले भाई आप लोग जानते हो, जैसे मान लो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, यहाँ पे कोई भी ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये अपन जो सबसे ऊपरी सतह है पृथ्वी की, तो यहाँ से नीचे की गहराई पर जाने पर समझना ही पता, जैसे भूमि की ऊपरी सतह से लेकर जब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो अपने को बहुत अलग अलग कलर की क्या है परतें नजर आएंगी, ऐसे अलग अलग परतें नजर आएंगी। इन परतों को तो अपन क्या बोलेंगे? संस्तर। क्या बोलेंगे? तो अलग अलग सभी को बता के संस्तर होंगे, ये तो अलग अलग, और इसको पूरी को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे अपन? मृदा परिच्छेदिका। समझे भाई? जैसे मान लो भूमि की सतह है, आज अपने यहाँ पढ़ा, अगर अपन जैसे मान लो अपन भूमि की ऊपरी सतह है और यहाँ पे अपन गड्ढा खोदते हैं, कोई भी आपने देखा होगा गड्ढा खोदता होगा, तो उसमें क्या एक ही कलर की मिट्टी आती है या फिर अलग अलग रंग की मिट्टी आती है? नीचे से आती है ना, कुछ मतलब कुछ गहराई में गड्ढा खोदने के बाद उसमें दूसरा कलर चेंज हो जाता है मिट्टी का, होता है ऐसा। तो क्या होता है, क्योंकि मिट्टी एक समान नहीं होती, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो उसमें क्या अलग अलग परतें नजर आती है, तो परतें तो क्या कहलाएंगी? संस्तर, और पूरी एक साथ मिलाकर क्या कहेंगे इसको? मृदा परिच्छेदिका। तो अपने को ये जानना है कि मृदा में कितने संस्तर पाए जाते हैं। मृदा जो पूरी प्रोफाइल होती है ना, इसमें ये कितनी पट्टियां पाई जाती हैं, इनके गुण क्या होते हैं? आप जब जोफे और मार्वर्ड के डेफिनेशन बताना एक बार क्या थी मृदा की, उन्होंने क्या बोला था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला था फिर? उसके अलावा क्या बोला था कि इसकी विभिन्न गहराई पर जाने पर, जैसे इसकी जैसे गहराई मतलब नीचे जाएगी, तो इसकी विभिन्न गहराई पर जाने पर हमें अलग अलग आकार, रंग और अलग अलग गुणों के अनेक संस्तर नजर आते हैं। ये इनके बारे में बात की थी उन्होंने, क्या बोला था? इनके गुण भी अलग अलग होंगे, आकार अलग अलग होंगे, रंग भी अलग अलग होगा। तो इस इनका बोला था अलग अलग गुणों के अनेक संस्तर नजर आते हैं और एक साथ मिलाकर पूरे क्या होते हैं? मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। तो ये चीज थी। एक बात बताओ, अब आप ये जाने, अब आप समझे संस्तर और परिच्छेदिका में क्या अंतर है? क्यों बच्चों? मृदा के संस्तर और पूरी मृदा परिच्छेदिका में अंतर समझे आप लोग? संस्तर का मतलब जो भूमि के अंदर जो अलग अलग रंग की पट्टियां पाई जा रही है, और उन सभी को एक साथ मिलाकर अपन क्या बोलेंगे? मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कितने संस्तर होते हैं मृदा के अंदर? कितने संस्तर होते हैं? तो सबसे पहला संस्तर तो कौन सा होता है? ओ संस्तर। कौन सा होगा? ओ संस्तर। उसके बाद होगा ए संस्तर, फिर बी संस्तर, फिर सी और फिर आर। कितने संस्तर? ध्यान रखना, ये 5 संस्तर होते हैं, उनमें से मुख्य 3 है, ए बी सी, इन दोनों को इधर होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सबसे भूमि की सबसे पूरी जो मृदा परिच्छेदिका उसमें कितने संस्तर मिलेंगे? 5, ओ ए बी सी आर। इनका मतलब क्या है? ओ नाम क्यों रखा इसका? ओ नाम क्यों रखा? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक। हिंदी में बोले तो कार्बनिक। इसको कार्बनिक क्यों कहा? ये ध्यान रखना, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक संस्तर है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, तुम जेड का एग्जाम दोगे या फिर सुपरवाइजर कोई सा भी एग्रीकल्चर में एग्जाम दोगे, डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक संस्तर है? तो कौन सा कार्बनिक संस्तर? ओ। तुम्हें जानना चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ओ इसको कार्बनिक संस्तर क्यों बोला तुमने? देखो, ये जैसे मान लो भूमि की सतह है सबसे ऊपरी, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होती है? मिट्टी है। मिट्टी कहां से आई भाई? चट्टानें टूटी, चट्टानें टूट के उनसे क्या बनी? चट्टानें टूटी, उनसे तो मिट्टी आई। जैसे मान लो नदियों द्वारा बहा गई, सबसे पहले क्या है? सिंपल एक मिट्टी लाई गई ऊपर से, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मिट्टी है और यहाँ पे क्या होगा? जैसे मान लो कोई भी खरपतवार का बीज आ गया, यूं समझ लो, या फिर कोई भी, या तो वनस्पति बीज पे, या फिर कोई भी जीव जंतु आके वो मर जाता है, ठीक है। तो उसका शरीर जब वो जीव जंतु या कोई भी वनस्पति जब वो सड़कर उससे क्या वो यहाँ पे इसमें जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं?
कार्बनिक पदार्थ, अरे कहलाएंगे ना कार्बनिक पदार्थ। वो सड़ने के बाद सड़ने से पहले क्या कहलाते हैं? वो कार्बनिक पदार्थ। तो ये किसमें पाए जाएंगे? सबसे ऊपरी सतह पे तो पाए जाते हैं। जब पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है इसमें तो कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। तो सबसे पहले ये क्या कहलाती है? फिर इसे इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्बनिक संस्था। अरे एक बात बताओ, जैसे आपने कोई खेत है, खेत की बढ़िया जुताई करके उसको खुला छोड़ दिया, तो क्या वो वैसा ही रहेगा या उसमें कोई घास फूस वगैरह उग जाएगी? कभी नहीं देखोगे ना, वैसा नहीं रहता ना। जब बारिश होती है तो बरसात के दिनों में बहुत सारी घास फूस उग जाती है। इसके कारण होता है क्यों? क्योंकि भूमि में बहुत सारे खरपतवार के बीज वगैरह उग जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ। तो ये वो जो अपने को नजर आते हैं वो कौन सा संस्था कहलाता है? ओ संस्था। ठीक है, तो सब भूमि का मतलब मृदा परिचय देगा सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है? ओ संस्था। ठीक है, समझ गए बच्चों? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें तो ऊपर क्या है? घास फूस और यहाँ के मिट्टी। अरे इसमें तो मिट्टी है ना, सामान्य है। अब एक बात बताओ, जब बारिश होगी, जैसे मान लो बारिश हो रही है, तो इसमें जो अभी उपस्थित पोषक तत्व है, तो बारिश के साथ पानी नीचे जाएगा। पानी नीचे जाएगा तो वो अपने साथ क्या नीचे लेके जाएगा? पोषक तत्व को भी तो नीचे लेके जाएगा ना। जब जैसे मान लो बारिश हो रही है और पानी नीचे जा रहा है, तो पानी के साथ घुलकर क्या जाएंगे? पोषक तत्व भी नीचे जाएंगे। तो इस क्रिया को क्या कहता है अपन? पानी के साथ पोषक तत्व जब नीचे जाएंगे बताया था, उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन? निक्षालन। ठीक है, तो इस स्तर को क्या बोला जाता है? अधिकतम निक्षालन स्तर। ठीक है, अरे समझे कि नहीं समझे बात? इसको अधिकतम निक्षालन क्यों होता है इस स्तर में? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे, अधिकतम निक्षालन निम्न से कौन से संस्तर में होगा? अब जब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए निक्षालन किसे कहते हैं। निक्षालन का मतलब पानी के साथ पोषक तत्व घुलकर नीचे जाते हैं, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? निक्षालन। अच्छा, सबसे ज्यादा किस पे होगा? जो सबसे ऊपर होगा भाई, ओ है ना, ओ का तो ज्यादा रोल नहीं है। और घास फूस में से तो क्या बह के नीचे जाएगा? उसमें तो खनिज है ही नहीं ना, वो तो कार्बनिक पदार्थ है। और उसके नीचे खनिज पदार्थ किसमें मिलते हैं? ऐसा स्तर में। तो ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं? खनिज पदार्थ। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? खनिज संस्तर भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे अपन? खनिज संस्तर। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक संस्तर। ठीक है भाई, जिसमें मृदा के यही तो अवयव थे, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। जब अपन आगे बढ़े तो ध्यान रखना, जिसमें खनिज पदार्थ पाएंगे सबसे ऊपर वो तो कहलाएगा खनिज संस्तर, और उसके ऊपर जिसमें कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक संस्तर। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, जब बारिश होगी तो बारिश में क्या होंगे? जब खनिज पदार्थ बह के कहां जाएंगे? तो इसके साथ पोषक पदार्थ, पोषक तत्व पानी के साथ बह के नीचे जाएंगे, इसके लिए वो बोलेंगे निक्षालन। तो सर्वाधिक निक्षालन किसमें होता है? ऐसा स्तर में। समझ गए? अच्छा, वो कहां ये जमा हो जाते हैं? बी में। जैसे मान लो वो जितने भी खनिज पदार्थ है वो जमा कहां के जमा हो जाते हैं? बी स्तर में। तो ये आकर पोषक तत्व आकर जमा होना, इस क्रिया को अपन कहते हैं निक्षेपण। तो अधिकतम निक्षेपण किस स्तर में होता है? बी स्तर में। ठीक है भाई, पोषक तत्व यहाँ से पानी के साथ घुलकर जहां से आ रहे हैं उस क्रिया को तो बोलेंगे निक्षालन। तो सबसे ज्यादा निक्षालन तो कहां पे हो गया? ऐसा स्तर में। पूरे जहां ये जमा हो रहे हैं उस क्रिया को बोलते हैं अपन निक्षेपण। तो सबसे ज्यादा निक्षेपण किस स्तर में हो रहा है? बी स्तर में। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको एक और अपन नाम देते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट, तो इसको बोल सकते हैं अपन वॉशिंग इन। वॉश आउट का मतलब क्या होता है? धोना। जैसे अपन कपड़ों को धोते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वॉश करना। जैसे मान लो तो जैसे वो ये धुला हुआ है ना, इसमें से पोषक तत्व घुल के नीचे चले गए, तो इसको तो मतलब वॉश आउट हो गया, धुल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें तो इसको तो बोल दिया अपन ने वॉश आउट, और वो पोषक तत्व यहाँ जमा हो गए, इसलिए इसको क्या बोला? वॉशिंग इन। ठीक है, तो ध्यान रखना कितने संस्तर हो गए अपने? ओ होगा मतलब कार्बनिक संस्तर। क्यों? इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे अपने को, इसलिए इसको। दूसरा खनिज संस्तर कौन सा? क्यों? क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ मिलेंगे। और अच्छा, इसको और क्या बोला जा सकता है? अधिकतम निक्षालन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब बारिश होगी तो ये खनिज पदार्थ यहाँ से घुलकर कहां चले जाएंगे? पोषक तत्व नीचे के संस्तर में चले जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने?
अधिकतम निक्सालेंस स्तर और वॉश आउट, क्योंकि वॉश आउट धुल गया, इसमें से पोषक तत्व घुलकर कहां चले गए, नीचे के स्तर में, ये इसलिए इसको धुला हुआ स्तर है। ठीक है। अच्छा, फिर वो जहां एक जमा होते हैं इस क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व का निक्षेपण संचयन कहां पे होता है, सबसे ज्यादा जमा बी में, जिसको क्या बोलते हैं पहले अधिकतम निक्षेपण स्तर। समझ में आया? अच्छा, एक और बात ध्यान रखना बच्चों, अपने जो कृषि क्रिया अपन करते हैं, ये खेत हल चलाना वगैरह सब कुछ क्रिया कहां तक करते हैं, मैक्सिमम लास्ट बेसन तक कर। और पेड़ पौधों की जो जड़ें जाए होती है ना, जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है, इसकी जड़ें कहां तक जाए हुई होती है, बेसन तक लास्ट। ठीक है। पेड़ पौधे की जड़ें कहां पर जाए, मतलब पहुंची होती है लास्ट बेसन स्तर तक। अब एक बात बताओ, बेसन स्तर तक लास्ट क्या हो गया, पेड़ पौधे की जड़ें पहुंच रही है, अरे पहुंच रही है ना यहाँ तक। और पेड़ पौधे की जड़ें, जब यहाँ से अपन पेड़ को काट देंगे, पौधे को काट देंगे, तो ये क्या बन गए, कार्बनिक पदार्थ। और जब इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होगा, मतलब सूक्ष्म जीव जो थे इनको सड़ाएंगे, इनका अपघटन करेंगे, तो उस टाइम कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, CO2। अरे CO2 गैस निकलेगी ना, और वो CO2 कैल्शियम से क्रिया करके क्या बना लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बना लेती है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बना लेती है। कब, जब ये यहाँ से पेड़ पौधे की जड़ें जाई होती है, CO2 गैस छोड़ती है, और इस CO2 कैल्शियम से क्रिया करके क्या बना लेती है, कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ये कौन सा संस्था कहलाता है, फिर C संस्था। ठीक है, आया कुछ समझ में? और इसके नीचे जो कठोर चट्टानें हैं, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होती है, बस कठोर चट्टानें। ये चट्टानें क्या कहलाती है, संस्था। ठीक है। तो ये पूरी मृदा परिच्छेदी का हो गया, आपको क्या अच्छे से समझनी है। ये तुम्हारे अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो नंबर का तुम्हारे बोर्ड में इस बार बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले जो सिंपल अपनी भूमि की सतह थी, उस पर कोई भी कार्बनिक पदार्थ आके जमा हो गए, जैसे मान लो कोई भी वनस्पति होगी या कोई भी जीव जंतु आगे बढ़ गए, तो वो तो सब कहलाएंगे कार्बनिक पदार्थ। तो इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, कार्बनिक स्तर। अच्छा, उसके नीचे वाला स्तर जिसमें खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, खनिज स्तर। कौन सा, A। अच्छा, एक बात बताओ, जब बारिश होगी तो इसमें से पोषक तत्व घुलकर नीचे जाएंगे, अरे जाएंगे ना, तो इसलिए इसका क्या हो गया, निक्षालन। तो अधिकतम निक्षालन स्तर किसे कहा अपन ने, A को। और ये जहां जगह जमा हो जाएंगे, इस क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो ये सबसे ज्यादा निक्षेपण कहां होता है, B स्तर में, अधिकतम निक्षेपण। ठीक है। और पेड़ पौधे की जड़ें कहां तक जाई हुई होती है, B स्तर तक। और ये क्या छोड़ती है, पेड़ पौधे की जड़ें CO2 छोड़ेगी। जब इनका अपघटन होगा तो CO2 निकलेगा ना, तो CO2 पूरे कैल्शियम से या फिर मैग्नीशियम से क्रिया करके इनके कार्बोनेट बना लेती है, इसलिए इसको बोला जाता है C संस्था। ठीक है बच्चों। और इसके चीजों को कठोर चट्टानें होंगी, फिर इसको R संस्था। तो ये पूरी मृदा परिच्छेदी का होगी, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, इनको फिर से एक बात आ गया है, जैसे मान लो ये तो अपन ने सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया था, ये तो अपन ने इनको ऐसे पढ़ा, इसको एक बार और बांटा है, O1 O2 O3 ऐसे करके। अपन ने जो पढ़ा था O संस्था, इसको दो रूपों में बांटा गया, O1 और O2। इस प्रकार से इनको बांटा गया। O1 का मतलब इसमें मान लो कार्बनिक पदार्थ है, इसमें क्या फर्स्ट वाले क्या मिल रहा है अपने को, कार्बनिक पदार्थ। अरे मिल रहा है ना कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। जहां तक एक तो कंडीशन होती है, तो वो जैसे मान लो सिंपल आगे कार्बनिक पदार्थ है, जहां तक उसका अपघटन नहीं हुआ हो, एक तो वो। और एक होता है कंडीशन होती है अपघटन होने के बाद,
तो जहां तक आप उनको डायरेक्ट देख सकते हैं कार्बनिक पदार्थों को डायरेक्ट आंखों द्वारा, जहां तक उनका अपघटन नहीं हुआ होता, और अपन जैसे मान लो पेड़ कट के पड़ा है तो उसका अपघटन नहीं हुआ ना, तो जहां तक अपन उसको डायरेक्ट आंखों द्वारा देख सकते हैं, तो जब तक तो क्या कहलाएगा ओवन संस्तर। इसमें जो पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, मतलब आधे रूप से अपघटित, वो अपघटित पूरे रूप से अपघटित नहीं होते, आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, तथा इनको अपन डायरेक्ट आंखों द्वारा देखा जा सकता है, तो ये कहलाता है ओवन संस्तर में, ठीक है। और वो कार्बनिक पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपघटित होते हैं तथा उनको अपन डायरेक्ट आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, वो कहलाएंगे ओटो संस्तर में, ठीक है। ओवन ओटो में मतलब समझे आप, ओवन में कौन से कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे अपने को आंशिक रूप से अपघटित, और ओटो में कौन से मिलेंगे अपने को पूर्ण रूप से अपघटित, ठीक है। एवं का मतलब क्या है, इसमें अपने को क्या मिलेंगे खनिज पदार्थ, लेकिन इसमें खनिज प्लस कुछ मात्रा में अपने को क्या मिलेंगे कार्बनिक पदार्थ। ये जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों का क्या मिलेंगे, इसमें मिश्रण मिलता है एवन संस्तर में, क्या मिलता है इसमें खनिज और कार्बनिक पदार्थों दोनों को क्या होता है इसमें मिश्रण मिलता है अपने को। एटो संस्तर कुछ नहीं है, अधिकतम निष्कालन जो होता है एटो में होता है। ए संस्तर के जो पूरे गुण थे वो किसमें मिलेंगे अपने को एटो संस्तर में, और ए3 का मतलब ये कुछ नहीं, ये दोनों का मध्यवर्ती संस्तर है, बी ए और बी का, ए और बी का बीच का संस्तर है, लेकिन ज्यादा समानता किससे रखता है ये ए से, ठीक है ए3। ऐसे ये बी ए B1 ये भी ए और बी का मध्यवर्ती संस्तर है, और ज्यादा समानता किससे रखता है ये बी से है। और जो B2 है ये B2, तो ये बी के जितने भी गुण थे ना वार्षिक अधिकतम निक्षेपण ये सब किसमें मिलेंगे अपने को B2 में, और ये ऐसे B3 है, B3 कुछ नहीं बी और सी का मध्यवर्ती संस्तर है, और ज्यादा समानता किससे रखेगा ये बी से, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है ना बड़ा परिच्छेदिका का वर्णन कीजिए, तो ये पूरा लिखना है, किस प्रकार से लिखना है O1 O2 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। गुण इनके लिख देने आपको ऐसे करके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहला संस्तर कौन सा होता है ओ संस्तर, अरे समझ में है ना, सबसे पहला संस्तर कौन सा होगा ओ संस्तर। ओ का मतलब क्या होता है कि भूमि के ऊपर जो घास फूस वगैरह ये कार्बनिक पदार्थ पड़े होते हैं ये ओ संस्तर में आते हैं। तो एक बात बताओ, अपन जिन खेतों में मतलब जिस भूमि में अपन खेती करते हैं, कोई सा भी खेत जिसमें अपन खेती कर रहे हैं, तो उस जगह अपने को जहाँ रेगुलर खेती की जाती है वहां पे सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा मिलेगा, ओ मिलेगा या फिर ए मिलेगा। ध्यान रखना, जिन जो मिट्टी है जहाँ जो भूमि जहाँ पर अपन खेती करते हैं वहां पे सबसे ऊपर अपने को क्या मिलेगा ए संस्तर। क्यों वहां ओ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अपन उसमें हल चलाते हैं खेती करते हैं तो सीधी सी बात है हल चलाएंगे तो कार्बनिक पदार्थ जो होंगे यहाँ पे ये कार्बनिक पदार्थ ये कहाँ पे मिल जाएंगे मिट्टी में मिलके यहाँ पे ए संस्तर में। ध्यान रखना ये चीज, जिन मृदाओं में खेती की जाती है वहां पे सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है ए संस्तर, और जिन भूमि में खेती नहीं की जाती या तो जंगल की मिट्टी ले लो चारागाह ले लो जहाँ पे खेती नहीं की जाती वहां पे सबसे ऊपरी संस्तर होता है ओ संस्तर, ठीक है। अच्छा एक और एक बात बता मुझे, कौन सा ओ ए बी सी, ए और बी दोनों को एक साथ मिलाकर तो अपन क्या बोलते हैं सोलम। ए संस्तर और बी संस्तर दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है सोलम, और ए बी सी तीनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं अपन रिगोलित। क्या बोलेंगे इनको रिगोलित, ठीक है बच्चों। तो ये मृदा परिच्छेदिका हो गई, इसको आप अच्छे से पढ़ना अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखना पूरा टोटल कितना हो गया। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ था आपने मृदा मृदा की शाखाएं मृदा के कार्य मृदा के अवयव
पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा। इसके बाद लास्ट हो गया अपने मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, तो ये चीज पूरे आपका पॉइंट ध्यान रखना। मृदा, ठीक है, मृदा उसकी जो डेफिनेशन बताई थी जो पे मार्वट और बकमैन ब्रेडी के अनुसार, ये चीज इसकी शाखाएं दो थी, कौन कौन सी थी? पेडोलॉजी और एडेबोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण, और एडेबोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का पादप से संबंध। मृदा के कार्य कौन कौन से कार्य थे? वो देखो, जल, पोषक तत्व, यांत्रिक आधार, ऑक्सीजन और सूर्य से आने वाले ऊष्मा ग्रहण करके पौधे को प्रदान करना, ये सब मिट्टी के कार्य है। मृदा के अवयव, जैसे मान लो हाथ में मिट्टी ली तो उसमें क्या क्या मिलेंगे मेरे को? उसमें मिलेंगे 25% तो जल, 25% वायु और 45% खनिज पदार्थ और 5% कार्बनिक पदार्थ। ये मृदा के अवयव। और पृष्ठ मृदा और मृदा, भूमि की सतह से लेकर 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली मृदा वो तो कहलाएगी पृष्ठ मृदा, और उसके नीचे की मृदा क्या कहलाएगी? अवमृदा। इनमें अंतर बताया था। और इसके अलावा मृदा परिच्छेदिका जो भी बनने वाली थी। तो ये पूरे पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।